नमस्कार दोस्तों, मैं आपका गाइड ओजांग और आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ एनसीईआरटी आंदोलन के बारे में। दोस्तों, इससे पहले मैंने एनसीईआरटी को कम समय में कवर करने के तरीके आपको बताए थे, जिसमें 6th क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास की एनसीईआरटी कैसे कम टाइम में करें, कौन से चैप्टर्स, कौन से टॉपिक्स और कौन से सब टॉपिक पढ़ें, इसके बारे में मैंने आपसे बात किया था। आप लोगों को वो बहुत पसंद आया और अब मैं उसमें 9th क्लास की एनसीईआरटी को आज इंक्लूड कर रहा हूँ, जिसमें आपको बताऊँगा कि कौन से चैप्टर्स में कौन से टॉपिक और सब टॉपिक ही आपको पढ़ने हैं, ताकि आपको नोट्स बनाने में बहुत ही मदद हो जाए। तो दोस्तों, आज हमारे सामने है 9th क्लास की एनसीईआरटी जिसका नाम है समकालीन भारत भागे कंटेम्प्रोरी इंडिया पार्ट 1। हिंदी और इंग्लिश में दोनों के चैप्टर सिमिलर होते हैं, इसीलिए यहाँ पर मैं हिंदी के भी टाइटल्स दे रहा हूँ और इंग्लिश के भी टाइटल दे रहा हूँ। एनसीईआरटी दोनों हिंदी और इंग्लिश में सेम टू सेम है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमें कौन-कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और उनका ओरिएंटेशन बेसिकली क्या है। तो जहाँ हम 9th क्लास की एनसीईआरटी में आते हैं, 9th क्लास की एनसीईआरटी में सबसे पहले हमारे सामने एक इनपुट आता है जिसको कहते हैं भारत, आकार और स्थिति, यानी कि इंडिया, साइज़ एंड लोकेशन जो इसके बारे में बात होती है। यानी इंडिया जो है वो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहाँ पर है, जिसको दक्षिणी हिस्से में कहते हैं। तो बेसिकली इसमें केवल एक ही टॉपिक आपको ध्यान देना है, भारत के पड़ोसी देश, यानी इंडिया एंड इट्स नेबर। इंडिया किन-किन कंट्रीज़ के साथ अपने बॉर्डर शेयर करता है, कितने किलोमीटर के बॉर्डर्स हैं, कहाँ उनकी लोकेशन है। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे चलकर जब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आप पढ़ते हैं तो भारत में जो दक्षिण एशिया में जो भारत की स्थिति है और भारत के जो पड़ोसी हैं उनके साथ हमेशा हमारा सीमा विवाद रहा है। तो ऐसी कंडीशन में इनकी स्थिति को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ जब आप ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ते हैं तो इंडियन ज्योग्राफी का पहला पॉइंट ही यहाँ से आपको मिल जाएगा। सेकंड है भारत के भौतिक स्वरूप, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। तो फिजिकल डिविजन्स यानी भारत कितने हिस्सों में बटा हुआ है। तो हमें भौगोलिक विवरण इसके यानी कि ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शन हमें ये पढ़ना है। तो भौगोलिक विवरण में सबसे महत्वपूर्ण है हमारा हिमालय। हिमालय बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। हिमालय एक बहुत ही विहंगम वलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन है और यहाँ से हमें प्री में क्वेश्चन हर समय देखने को मिलते हैं। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है उत्तरी मैदान, जो प्लेन है, जो प्रायद्वीपीय भारत और हिमालय के बीच में जो एक ट्रेंच, एक द्रोणी थी और उसमें नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से जो जमाव हुआ, वहाँ से उसे हम लोग उत्तरी मैदान कहते हैं। आगे दोस्तों हम देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार यानी कि पेनिनसुलर प्लाटियो। तो ये जो है वो सबसे पुराना हिस्सा है जो कभी जो है वो एंशिएंट टाइम में गोंडवाना का हिस्सा हुआ करता था। इसको प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। और ये जो है इसमें बहुत से जो खनिज हैं, इनकी लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है। ये भारत का सबसे स्थायी और प्राचीन हिस्सा है, तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। अगला डिवीज़न है भारतीय मरुस्थल, यानी जो इंडियन डेज़र्ट है, जो थार का मरुस्थल है, जैसलमेर तक फैला हुआ, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारा। इसके बारे में हमें जानकारी लेनी है। अगला है तटीय मैदान यानी कोस्टल प्लेन। तो भारत में जो पूर्वी और पश्चिमी जो पहाड़ियाँ हैं, जो पूर्वी-पश्चिमी घाट है, उनके और समुद्रों के बीच में जो है वो एक मैदान पाया जाता है, जो नदियों के द्वारा बिछाए गए जो डेल्टा है, उनके द्वारा लाए गए अवसाद हैं, सेडिमेंट्स हैं, उनसे एक प्लेन का फॉर्मेशन होता है। दैट इज़ नोन एज़ कोस्टल प्लेन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके फीचर का कई बार कंपैरिज़न एग्ज़ाम में आ चुका है। इसके बाद भारत के पास द्वीप समूह है। अगर हम बंगाल की खाड़ी की तरफ जाते हैं तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, जो बहुत ही विहंगम है कई तरीके से। एक खास जनजातियों के लिए, खास तरह का जो आपका फ्लोरा और फौना है, वनस्पतियाँ हैं, उसके लिए। भारत की जो आंतरिक सुरक्षा है, जो समुद्री सुरक्षा, उसके लिए। इस तरह एक लक्षद्वीप है जो एक खास तरह की स्थलाकृति यानी कोरल से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ की खास जनजाति है, खास संस्कृति है, खास तरह का जो है वातावरण है। तो हमें अपने आइलैंड्स के बारे में भी जानना है और कई बार मैंने देखा है प्री में यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो जो सेकंड चैप्टर उस पे आपको बहुत एम्फेसिस करके रखना पड़ेगा। जो मैंने आपको टॉपिक्स और सब टॉपिक बताए इस पर आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि इंडियन ज्योग्राफी में जो फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट होता है, इसमें से कोई ना कोई चैप्टर हर साल रिपीट हो जाता है। यानी आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब हम थर्ड चैप्टर में आते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट रखता है, जिसको हम लोग ड्रेनेज या अपवाह कहते हैं। दिस इज़ नोन एज़ ड्रेनेज ऑफ इंडिया। तो ड्रेनेज का ये पार्ट जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, अपवाह। तो भारत में बेसिकली 2 तरह का अपवाह तंत्र है। एक को हम लोग हिमालयी नदियाँ यानी इसको पेरेनियल कहते हैं, यानी सदा-नीरा। इसमें से हमेशा जो है आपके पास वाटर अवेलेबिलिटी रहती है। और दूसरे को हम लोग प्रायद्वीपीय नदियाँ यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं कि वो पेनिनसुलर है, जहाँ पर जो है वो हमेशा पानी नहीं बना रहता।
भारत को कई बार नदियों का भी देश कहा जाता है, यहाँ पे एबंडेंट जो है वो वाटर सिस्टम है। तो हमें यहाँ पर जो नदियाँ हैं, उनका पूरा तंत्र हमें पढ़ना है, उनका बेसिन पढ़ना है, जैसे गंगा, यमुना, सहायक नदियाँ कौन सी जो है उत्तर की तरफ जो है वो दाएँ हाथ से आ रही हैं, कौन से बाएँ हाथ की तरफ से आ रही हैं, हमें इनके बारे में पढ़ना है। ये चैप्टर आगे चलकर हमें कई चीज़ों की नॉलेज देता है। जैसे अगर हम आज देश में कंटेम्प्रोरी पढ़ें, तो हमें नदी जल विवाद के बारे में पढ़ना है, यानी कि हमें वाटर डिस्प्यूट्स होता है, वो हमें पढ़ना है। हमें जल परिवहन यानी वाटर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ना है। हमें ये भी पढ़ना है कि राज्यों के बीच में तमाम प्रकार के नदी विवाद हो रहे हैं, नदी को जोड़ने की परियोजना के बारे में बात हो रही है। तो ये सब कुछ जो है वो इसके साथ जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ नदियों के साथ डिज़ास्टर यानी जीएस पेपर 3 का हिस्सा जुड़ा हुआ है, जिसमें बाढ़ बहुत इंपॉर्टेंट एक सेगमेंट है। नदियाँ जो है वो तमाम प्रकार की बाढ़, ड्रेनेज लेकर आती हैं। अब इससे इरिगेशन यानी सिंचाई जुड़ी हुई, भारत का जो मूल तंत्र है वो हमारा कृषि है और वो भी इससे इसी के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में जो है वो हम तमाम नई चीज़ों के बारे में बात करते हैं, तमाम इनपुट्स अपने जो है वो डील करते हैं। तो अफ़वाह एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है। इसके बाद हमें झीलों के बारे में नॉलेज लेनी है, तो इसमें सिर्फ जो एक टॉपिक है केवल उतना पढ़ना है, इसमें और ज़्यादा आपको इनपुट नहीं देना है। इसके बाद आपको एक चीज़ पढ़नी है, राष्ट्रीय नदी संरक्षण परियोजना। जो राष्ट्र की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, उनको संरक्षित करने से लेकर परियोजना, तो आपको केवल यही टॉपिक पढ़ना है। यानी अगर मैंने आपसे कहा कि इस चैप्टर में आपको केवल 3 टॉपिक पढ़ना है, इससे आपका काम हो जाएगा, दैट्स मोर देन इनफ। अब आपको इससे नोट्स बनाने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। आगे आते हैं और भूगोल जहाँ पर आगे अन्य पॉइंट से जुड़ता है उसको हम लोग जलवायु कहते हैं, यानी कि क्लाइमेट सिस्टम। अब भारत में बहुत ही अलग तरह का क्लाइमेटिक सिस्टम है। भारत एक मानसूनी जलवायु क्षेत्र है, जहाँ पर जो है वो ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु यानी कि जो है विंटर और समर दोनों में अलग-अलग प्रकार की वर्षा पाई जाती है। तो सबसे पहले जलवायु क्या होता है, इसको प्रभावित करने वाले कारक यानी कि जो फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट, तो हमें उन कारकों की जानकारी लेनी है। फिर हमें एक मैकेनिज्म समझना है जो कि एक लिटिल बिट साइंस है, वायुदाब एवं पवन यानी कि एयर प्रेशर एंड विंड सिस्टम कैसे होता है। इसमें हमें भूमंडलीय पवनों के बारे में यानी कि जो हमारा जो है प्लानिटरी विंड होता है जैसे ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज, हमें उसके बारे में अध्ययन करना है। इसके बाद जो सबसे थर्ड टॉपिक आपका सबसे महत्वपूर्ण है, भारतीय मानसून के बारे में। इसको आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन की बारंबारता बढ़ जाती है। हमारा अपना क्षेत्र भारत है और भारत में लगातार जो है वो किसी एक ही रूप में वर्षा होती है, भारतीय मानसून। भारतीय मानसून सिर्फ क्लाइमेट से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट नहीं है। भारतीय मानसून जो है वो हमारे एग्रीकल्चर, हमारी इकोनॉमी, शेयर मार्केट सबसे जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि भारतीय कृषि मानसून का जुआ है। तो ऐसी कंडीशन में जो गैम्बल ऑफ मानसून हमारे एग्रीकल्चर को कहा जाता है, तो हमारी पूरी एग्रीकल्चर सिस्टम इस मानसून पे डिपेंडेंट होता है। तो मानसून का आगमन, राइट, कैसे आता है मानसून यानी कि जो मैकेनिज्म ऑफ मानसून है, और रिट्रीटिंग ऑफ मानसून यानी मानसून कैसे वापस जाता है, हमें इसके बारे में जानकारी लेनी होती है। कौन कौन से फैक्टर्स को अफेक्ट कर सकते हैं ये हमें देखना होता है। आगे चलकर ऋतुएं यानी कि जो वेदर्स हैं उसके बारे में बात करना है। शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु यानी कि जो है वो शरद, जो विंटर जो है वो वेदर है, और हमारा जो समर, इसी क्लाइमेट पर बहुत कुछ डिपेंडेंट होता है। अगर क्लाइमेट के टॉपिक को, जलवायु के टॉपिक को आप अच्छे से समझ पाते हो तो अगला हमारा 5वां चैप्टर है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, नेचुरल वेजिटेशन एंड जो हमारा वाइल्ड लाइफ है। तो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ दैट इज टोटली डिपेंड ऑन द क्लाइमेटिक सिस्टम ऑफ दैट पर्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन और जोग्राफिकल कंट्री। उस भौगोलिक देश या भौगोलिक प्रदेश की जो जलवायु होती है उसी पर हमारी वनस्पतियां और जो प्राणी जगत है वो डिपेंडेंट करता है। यानी ये चैप्टर इस चैप्टर के साथ आकर जुड़ जाता है। तो भारत में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है, भारत में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो पहला पूछता है कि डाइवर्सिटी के रीज़न क्या हैं? यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को एग्जाम में मिलता है, खासतौर पे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के पार्ट में हमें यहाँ क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो सबसे पहला जो विविधता के कारण में, जैसे जो हमारा लैंडफॉर्म है, धरातल है, जलवायु यानी क्लाइमेट है, सूर्य का प्रकाश कितना मिल रहा है, जो हमारा एबंडेंट सनलाइट है, और वर्षण यानी वर्षा की क्या मात्रा हमारे यहाँ। तो इस पर जो है विविधता के कारण तय होते हैं। दूसरा, हमें पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोलॉजिकल सिस्टम के बारे में पढ़ना है कि हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम क्या है। इसके पश्चात ये 2 हेडिंग से आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आपको वनस्पति के प्रकार में यानी कि टाइप्स ऑफ वेजिटेशन में जाना है। इस चैप्टर्स में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर जब आप पढ़ोगे तो आपको उसी का रिपीटेशन मिलेगा, 1-2 पॉइंट आपको नए मिल जाएंगे। यानी आपको जो पहले आपने क्लास में जो नोट्स बनाए थे, जो हमने 6, 7, 8 क्लास में हमने वेजिटेशन को डील किया था, उसी में ही जाकर आपको ऐड ऑन करना है, अलग से इसको जो है नोट्स नहीं बनाना है। तो वनस्पति के प्रकार में हमारे पास जो है एक नया सेगमेंट मिलेगा। इससे पहले हम उष्णकटिबंधीय वन यानी कि जो है वो ट्रॉपिकल पढ़ चुके हैं, 6, 7, 8 में हम इसकी स्टडी कर चुके हैं। तो वर्षा वन यानी रेन फॉरेस्ट और पर्णपाती वन यानी डेसिडुअस फॉरेस्ट, इसकी हम स्टडी ऑलरेडी कर चुके हैं। और यहाँ पर हमें कुछ अगर नया पॉइंट मिलता है तो हम उसको ऐड ऑन करेंगे, लेकिन हम पिछले नोट्स में ऐड ऑन करेंगे। कटीले वन यानी श्रब्स, ये हम पढ़ चुके हैं।
पर्वतीय वन यानी माउंटेन फॉरेस्ट, ये भी हमारा जो है स्टडी हो चुका है। इसमें अगर कोई नया आपको स्पेसीज मिलती है तो आप उसको नोट डाउन करेंगे। जो नई चीज़ जुड़ती है वो मैंग्रोव वन है, और यूपीएससी के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग मैंग्रोव वनों के नाम से जानते हैं वो यहाँ पर पाया जाता है। तो मैंग्रोव वन क्या होते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, मतलब हर दूसरे तीसरे साल हमें यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पर आपको बहुत फोकस करके रखना है। केवल यही पॉइंट आपको नया मिलेगा, बाकी सारे पॉइंट्स आपको पुराने, इसमें 1-2 लाइन होकर अगर पिछली क्लास में जाकर अपडेट कर लो, आपका पूरा टाइम जो है इस चैप्टर का बच जाएगा। और इसके बाद वन्य प्राणी पढ़ना है, इनका बेसिक इंट्रोडक्शन लेना है, कोई स्पेशल प्राणी उसके बारे में लिखना है, अदरवाइज आप इसको सिर्फ रीड करके छोड़ देंगे, आप आगे चले जाएंगे, इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। 6 चैप्टर जो है वो ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड है, जिसको जनसंख्या, हम इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। अब इंडियन कंटेक्स्ट में इसको पढ़ना है, तो जनसंख्या का आकार एवं वितरण यानी साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये पिछले नोट्स के साथ अटैच हो जाएगा जो हमने पहले क्लास में पढ़ा है। जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ एंड चेंज, स्ट्रक्चरल चेंज इन पॉपुलेशन, ये हमें पढ़ना है। आयु संरचना यानी कि एज स्ट्रक्चर, साक्षरता दर, लिंगानुपात और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। तो साक्षरता दर और लिंगानुपात ये बेसिकली 2011 के सेंसस से, यहाँ आपको बहुत ज़्यादा जो है केवल डिफिनीशन आपको पढ़नी है, डाटा आपको यहाँ से नहीं लेना है क्योंकि ये डाटा पुराना है। डाटा आपको जो है नया लेना है, जैसे 2011 का सेंसस हुआ ऐसे ही 2021 में जब सेंसस होगा तो आप वहाँ से उसको ले सकते हैं। बाकी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं, उसमें जाकर अगर हमें कोई नया स्ट्रक्चर या नया डायग्राम देखने को मिलता है तो हम उसको अपडेट कर लेंगे। तो दोस्तों इस माध्यम से जो है वो ये हमारे 6 चैप्टर बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाते हैं। 9th क्लास में हमारे पास इतने ही चैप्टर हैं जिसको हमें पढ़ना है, राइट। तो अब इसके साथ हमारा ये काम पूरा होता है, और मैंने एक मुहिम छेड़ी है, ज्योग्राफी मेड सिंपल, यानी कि ज्योग्राफी को बहुत आसान करके उसको पढ़ा देना मेरे द्वारा। इसमें दोनों कॉन्सेप्ट आपके कवर हो रहे हैं, ज्योग्राफी ऑप्शनल और ज्योग्राफी जीएस। बहुत ही बच्चे मुहिम के साथ इसको जोड़ रहे हैं, इसको साथ साथ जोड़ते चले जा रहे हैं, और ये लाइव क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस के साथ आपके साथ अवेलेबल है एनी टाइम लर्निंग ऐप पर, जिसकी लिंक इस वीडियो के नीचे दी जा रही है, जिसका आप हिस्सा बन सकते हैं। वहाँ पर मैं ऑप्शनल की क्लासेस और जीएस की क्लासेस, और जीएस की क्लासेस में जो फंडामेंटल है मैं एनसीईआरटी को पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत के साथ जो है वो लाइन टू लाइन, आर्ग्यूमेंट टू आर्ग्यूमेंट मैं उसको कवर कराऊंगा, और मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है जो आपकी लाइफ से जोड़कर पढ़ाने का मेरा मैथोलॉजी है वो आपको बहुत ही ज़्यादा जो है सशक्त कर देगा। और ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब मैं ज्योग्राफी बोलता हूँ तो इन्वायरमेंट इसके साथ ऑटोमेटिकली इंक्लूड कर देता हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि एवरेज जो है वो 21 से 29 क्वेश्चन प्री में, यानी 21 to 29 क्वेश्चन प्री में जो है, और मेंस में तो खैर आपको लगभग 150 से 200 मार्क्स वो आपको वहाँ मिलता है। साथ ही साथ जो है ऑप्शनल में आपको 500 मार्क्स। ये सारी चीज़ें आपको जो है बड़े ही पैमाने पर कवरेज करने में मदद देती हैं। जुड़े रहिए दोस्तों, और मेरे जो डेमो क्लासेस हैं ज्योग्राफी के, उसका पार्ट बनने के लिए आप एनी टाइम लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें, और वहाँ पर जाकर आप इसको अपडेट कर सकते हैं, मेरी क्लासेस को आप प्राप्त कर सकते हैं, मेरा पढ़ाने का क्या स्टाइल है। धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूँ अगली क्लास में एनसीईआरटीज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।